नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। और आज का हमारा मुद्दा है किसान पर महासंग्राम। जी हाँ, केंद्र में भाजपा की सरकार या यूं कहें एनडीए की सरकार पहले 3 अध्यादेश लाती है किसानों के ऊपर। अब उसके बाद नियम के मुताबिक उसे सदन से भी पास कराना होता है और इसीलिए उसे बिल के रूप में प्रस्तुत करती है। और इसको लेकर के पूरे देश में संग्राम छिड़ जाता है, किसान पर संग्राम छिड़ जाता है। किसान सरकार कह रही है कि ये 3 ऐसे विधेयक हैं जो कानून बन जाएंगे जिससे कि किसानों की किस्मत पलट जाएगी, यानी कि किसान एकदम खुशहाल हो जाएगा, अन्नदाता ऐसा हो जाएगा कि उसको दोबारा कभी किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन विपक्ष है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर के कह रहे हैं कि ये किसानों के लिए सबसे हितकारी अब तक का कानून होगा। लेकिन विपक्ष है कि उनकी बातों को मानने के लिए तैयार नहीं है। इतना ही नहीं, खुद सत्ता पक्ष के कुछ लोग उनकी बात पर एतबार नहीं कर रहे हैं। और यही कारण है कि शिरोमणि अकाली दल के नेता इस पर सवाल उठा रहे हैं और उनकी तरफ से एकमात्र केंद्रीय मंत्री सिमरन ने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया है, कैबिनेट के पद से इस्तीफा दे दिया है। ये अपने आप में बड़ा सवाल है। दूसरी ओर पूरा विपक्ष सरकार को घेरने की कवायद कर रहा है। पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और साउथ के भी एक आध प्रदेशों में लगातार धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। और किसान जिसके लिए ये महासंग्राम हो रहा है वो कह रहा है कि ये बिल हमारे लिए उचित नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि लोगों को प्रधानमंत्री की बात पर एतबार क्यों नहीं है। प्रधानमंत्री सामने आकर खुद कह रहे हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री कह रहे हैं, लेकिन विपक्ष है कि मानने को तैयार नहीं है। और इसके साथ साथ में किसान है वो भी मानने को तैयार नहीं है। आखिर क्या है इसके कॉम्प्लिकेशन। सरकार का दावा है कि इससे किसानों की किस्मत बदल जाएगी, लेकिन विपक्ष है और किसान है कह रहे नहीं, इससे किसानों की दुर्दशा हो जाएगी, वो व्यापारियों के गुलाम हो जाएंगे और इसीलिए इस बिल को वापस लिया जाना चाहिए। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, हम उनसे आपका परिचय कराएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। ये रिपोर्ट देखिए कि दरअसल ये 3 विधेयक हैं कौन कौन से, इनके नाम क्या हैं और इनका मतलब क्या है, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। लोकसभा में पेश हुए कृषि बिलों पर संसद से लेकर सड़क तक बवाल मचा है। इन नए प्रावधानों को लेकर सरकार के भीतर ही असहमतियां सामने आ चुकी हैं। किसान सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं तो सरकार और विपक्ष दोनों तरफ से तर्क दिए जा रहे हैं। सरकार का कहना है कि इन बिलों के जरिए 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। कृषि मंत्री के मुताबिक किसानों के पास दोनों विकल्प चुनने का अधिकार है। एमएसपी पर नए बिलों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सदन को ये आग्रह करना चाहता हूं कि एक तो भारत सरकार की बुद्धि पर आपको इतना भरोसा होना चाहिए कि जो हम कानून लाए हैं उस कानून लाने का अधिकार भारत सरकार को है, यह मैं पहले भी कह चुका हूं। और दूसरा, ये जो मिनिमम मूल्य वाला आश्वासन एक्ट है, इसमें किसान को सिर्फ फायदा ही फायदा है। कोई भी व्यक्ति अब इस बिल के बाद किसान के खेत तक पहुंचेगा और किसान के खेत के मामले में किसी भी प्रकार का करार इस बिल में निषेध है। खेत का मालिकाना हक किसान का होगा, खेत के बारे में किसी प्रकार का करार नहीं हो सकता है, ये करार होगा सिर्फ फसल का। संसद में 3 विधेयक को लेकर घमासान छिड़ा हुआ है। किसानों के मुद्दे पर छिड़े बवाल को समझने से पहले उन विधेयक के नाम भी जान लेते हैं जिनको लेकर संग्राम छिड़ा हुआ है। पहला विधेयक कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य। दूसरा विधेयक
मूल्य आश्वासन पर किसान। तीसरा विधेयक कृषि सेवा विधेयक 2020। गुरुवार को लोकसभा में पारित किए गए सरकार ने 5 जून 2020 को ही अध्यादेश जारी किए थे। ये तीनों विधेयक उन संबंधित अध्यादेशों की जगह लेंगे। विपक्षी नहीं, सरकार को समर्थन देने वाली शिरोमणि अकाली दल भी इसका विरोध कर रही है। देश भर में किसान संगठन पहले से ही विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार विधेयकों से किसानों को लाभ होगा, तो वहीं पीएम ने बिलों के विरोध को लेकर कहा कि किसानों को भ्रमित करने में बहुत सारी शक्तियां लगी हैं। प्रधानमंत्री ने साफ किया कि एमएसपी और सरकारी खरीद की व्यवस्था बनी रहेगी। अब किसान अपनी मर्जी का मालिक होगा। वो वह मंडियां और बिचौलियों के जाल से निकल अपनी उपज में खेत पर ही कंपनी और व्यापारी आदि को बेच सकेगा। अपनी बात बताना चाहता हूं, संदेश देना चाहता हूं। आप किसी भी तरह के भ्रम में मत पड़िए। इन लोगों से देश के किसानों को सतर्क रहना बहुत जरूरी है। ऐसे लोगों से सावधान रहें जिन्होंने दशकों तक देश पर राज किया और जो आज किसानों से झूठ बोल रहे हैं। वो लोग किसानों की रक्षा का ढिंढोरा पीट रहे हैं, लेकिन दरअसल वे किसानों को अनेक बंधनों में जकड़कर रखना चाहते हैं। वो लोग बिचौलियों का साथ दे रहे हैं। वो लोग किसानों की कमाई को बीच में लूटने वालों का साथ दे रहे हैं। किसानों को अपनी उपज देश में कहीं पर भी किसी को भी बेचने की आजादी देना बहुत ऐतिहासिक कदम है। वह बिल को लेकर कांग्रेस समेत विपक्षी सदस्यों के तेवर तल्ख हैं। विपक्ष को राज्यों में किसानों का मंडी बाजार खत्म होने का खतरा दिख रहा है। इस मसले पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों को विपक्ष इसे संघीय व्यवस्था के खिलाफ बता रहा है। कृषि संबंधी 3 विधेयकों से नाराज किसानों ने बीते दिनों देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन किया। हिंदुस्तान में 14 करोड़ एग्रीकल्चर हाउस होल्ड है। आप क्या कृषि भवन से सारे 14 करोड़ हाउस होल्ड को, एग्रीकल्चर हाउस होल्ड को, कौन से एसडीएम कोर्ट में क्या लफड़ा हो रहे हैं, कहां कोई डिस्प्यूट हो रहे हैं, कृषि भवन से चलाओगे? इसीलिए कांग्रेस की सरकार ये कहा था कि एक मॉडल, एक एक्ट बनाने का कोशिश किया जाए। जरूरी है जिसमें हर सूबों की इसमें साथ लेना चाहिए, इन कंसल्टेशन विद ऑल द रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। साडी सरकार दा सिस्टम ਆਪਾਂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟ ਬਣੇ ਆ ਮੰਡੀਕਰਨ ਐਕਟ ਵਾਸਤੇ ਬਣੇ ਗਏ ਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਐਕਟ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਰਲਡ ਦਾ ਬੈਸਟ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 12000 ਪਿੰਡ ਹੈ। 12000 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1900 ਮੰਡੀ ਬਣੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਪਰਚੇਸ सेंटर बने हैं। पंजाब और हरियाणा में कई जगह हाईवे जाम कर दिए गए। दोनों राज्यों में किसानों ने विधेयक के खिलाफ नई दिल्ली के जंतर मंतर पर भी धरना दिया। लेकिन बड़ा सवाल कि क्या धरना प्रदर्शन और विरोध से किसानों की दुर्दशा कम होगी? क्योंकि सत्ता की कुर्सी पर विपक्ष भी रह चुका है और पक्ष भी कुर्सी पर बैठा है। लेकिन किसानों की दशा कब सुधरेगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। स्पेशल डेस्क के न्यूज। जी हाँ, जो सरकार आती है सत्ता में, वो सबसे पहले यही कहती है कि वो किसानों का, अन्नदाता का भला करेगी और उसके अलावा कुछ नहीं करेगी, या लाइन में लगे अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाएगी। ये बहुत ही पेट 2 शब्द हैं सारी राजनीतिक पार्टियों के, लेकिन जब वो सत्ता में आती हैं तो वो इसको भूल जाती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 2022 तक हम किसानों की आय को 2 गुना कर देंगे। स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू हो जाएगी, लेकिन उस पर तो नहीं अभी कुछ हुआ। सरकार ने 3 और बिल नए पेश कर दिए हैं, प्रस्तुत कर दिए हैं। अब ये दावा किया जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दावा कर रहे हैं कि ये किसानों की किस्मत पलटने वाला होगा। लेकिन विपक्ष इन पर किसानों को गुमराह कर रहा है।
किस पर एतबार किया जाए? किसान क्यों नहीं प्रधानमंत्री मोदी पर एतबार कर रहा है और केंद्रीय कृषि मंत्री पर एतबार कर रहा है? क्यों नहीं सत्ता पक्ष के कुछ लोग ही उन पर एतबार कर रहे हैं? ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। और आखिर है क्या वास्तव में इससे किसानों की किस्मत पलटेगी, या वाकई एक बार फिर से जैसे दूसरे कानून होते हैं उसी कानून की तरह ये किसानों को इससे भी छला जाएगा? चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, हम उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ रामलाल अकेला जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक हैं। बहुत स्वागत है रामलाल अकेला साहब। हमारे साथ राकेश टिकैत जी जुड़ चुके हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भारतीय किसान यूनियन के। आपका भी बहुत स्वागत है राकेश टिकैत साहब। और गजराज सिंह जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व विधायक हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे साथ यहाँ लखनऊ स्टूडियो से वेद प्रकाश शास्त्री जुड़ चुके हैं, प्रदेश संगठन मंत्री हैं राष्ट्रीय किसान मंच के। आपका भी बहुत स्वागत है। सीधा रुक करेंगे राकेश टिकैत जी का। राकेश टिकैत जी, प्रधानमंत्री खुद आगे आकर के कह रहे हैं ये तीनों विधेयक, ये तीनों बिल किसानों की किस्मत पलटने वाले होंगे, किसान भ्रम में ना आए, लेकिन आप लोग उन पर एतबार क्यों नहीं कर रहे? कुल बात हम उनकी ठीक समझ रहा है देश का किसान भी, कि किसानों की किस्मत पलटेगी। जब उनको मंडी में वे सामान बेचने जाएंगे उस पर टैक्स लगेगा, और मंडी से बाहर व्यापारी खरीदेगा वो फ्री में खरीदेगा, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। 2 साल के बाद में ये मंडियां बंद होंगी, एमएसपी से नीचे पे खरीद होगी, तो किस्मत तो पलट जाएगी। प्रधानमंत्री का फसल बीमा योजना भी प्रधानमंत्री का पायलट प्रोजेक्ट था। उन्होंने जब बातचीत हुई तो उन्होंने वापसी क्यों लिया फिर उसको? देखो, जब तक सरकारें ग्राउंड रिपोर्ट नहीं लेगी, ग्राउंड के लोगों से बातचीत नहीं करेगी, और दिल्ली की चमकीली कोठरियों में बैठ के किसान के भाग्य का फैसला लिखेंगे, वहां पे ड्राफ्ट तैयार होंगे, कागजों पर ड्राफ्ट तैयार होंगे, तो उसका खामियाजा यही होगा कि जिस तरह से आज आंदोलन हो रहा है। हमने एक ही इनको क्वेश्चन करा है कि आप एमएसपी को कानूनी दायरे में आप लेकर आ जाओ, ये एमएसपी से नीचे कहीं पे भी देश में खरीद नहीं होगी। हमारा तो पूरे किसानों का, पूरे संगठनों का, पूरे देश के किसानों की तरफ से हम कह रहे हैं कि आप एक कानूनी हमारा भी बना दो, आप एक ही कानून बना दो ना। किसान ने तो एक ही डिमांड करी, आप तो 3 ले आए बिल, किसान का भी एक ले आओ कि जो एमएसपी है, भारत सरकार ने एमएसपी तय करा, व्यापारी उसकी खरीद करेंगे इसी देश में, उसके नीचे पे खरीद नहीं होगी, एक कानून बन जाए तो उससे बहुत समाधान हमारा हो जाएगा। रही 2022 में, आप हमको गारंटी कार्ड दे दो 2022 का, कि 2022 में जो आपका गेहूं का रेट है वो हम 3800 रुपया हम आपकी खरीद लेते हैं, ये आप अपना गारंटी कार्ड दे दो। ये मक्का की खरीद आज जो बिहार में हो रहा है, जो पूरा उत्तर प्रदेश में हमारे हो रहा है, जहां पर मक्का की खेती किसान करता था, जो आज 800 और 700 रुपए में बेचने को तैयार है, यही हाल हमारा धान का है, यही हमारा फूल का किसान जो बर्बाद हुआ, यही वेजिटेबल्स का किसान बर्बाद हुआ। ठीक है, ठीक है, सवाल सबका होगा। धन्यवाद। ठीक है राकेश टिकैत, ठीक है राकेश टिकैत जी, आएंगे आपके पास दोबारा रुक करेंगे। गौरव मिश्रा भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, और सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि वो किसान मंच के ही प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है गौरव मिश्रा जी आपका। और सीधा रुख आपका ही करेंगे कि तमाम प्रधानमंत्री जी भी आगे आके कह रहे हैं कि ये जो 3 विधेयक हैं कानून बनने के बाद इससे किसानों की किस्मत पलट जाएगी, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं है। क्या कारण देख रहे हैं आप इसमें? प्रधानमंत्री ने 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया था कि 2022 में देश के किसानों की आय को दुगना करेंगे। और आज जब कोरोना महामारी चल रही है, ऐसे में जो कृषि में रिफॉर्म लाए गए हैं, जो तीनों बिल लाए गए हैं, वो उसी दिशा में किसान को ले जा, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात हो, चाहे एमएसपी की बात
ठीक है, लगता है कुछ तकनीकी व्यवधान है, हम दोबारा से उनका रुख करेंगे। रामलाल अकेला जी, क्या कहेंगे आप? जी। होती थी, ऐसा नहीं कि पहले नहीं होती थी, अब वो ऑर्गेनाइज तरीके से होगी। कृषि के क्षेत्र में कारपोरेट निवेश कर सके, उसका रास्ता खुलेगा। टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंटेशन कृषि के क्षेत्र में आए, उसका रास्ता खुलेगा। आज उत्तर प्रदेश की केवल बात करिए तो उत्तर प्रदेश में 6 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, जहां की उत्पादकता ज्यादा है किसी एक पर्टिकुलर क्रॉप की, वहां पे उत्पादन किसी और चीज का हो रहा है। ठीक है, छोटा से छोटा किसान भी अगर चाहे तो अपने उत्पाद को किसी भी मंडी में देश के किसी कोने में बेच सकेगा। ठीक तो है, ये ठीक है गौरव मिश्रा जी, ठीक है, ठीक है गौरव मिश्रा जी, आपकी बात हो गई। हम दोबारा से आपका रुख करेंगे, रामलाल अकेला जी के पास चलेंगे। रामलाल अकेला जी, जब देश के प्रधानमंत्री आगे आकर कह रहे हैं कि किसानों की किस्मत पलट जाएगी इससे, आप लोग क्यों भरमा रहे हैं किसानों को? जी ने देश के किसानों को, देश के नौजवानों को जो जुमलेबाजी में सपने दिखाए थे, वो सारी की सारी बातें प्रधानमंत्री जी की झूठी साबित हो गई। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था 2 करोड़ बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि नोटबंदी लागू करने से काला धन समाप्त हो जाएगा। जाने कितने कितने झूठे वादे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किए, और रोजगार देने के बजाय माननीय प्रधानमंत्री जी ने कम से कम 8-10 करोड़ नौजवानों के रोजगार हिंदुस्तान में खत्म कर दिया। और आप कहते हैं कि किसी भी नौजवान को नौकरी देने के बजाय उसे संविदा पे रखने का काम किया जाएगा। ठीक है, किसानों उसी की बात कर तरीके लेते से हैं भाई, किसानों के साथ किसानों की बात कर लेते हैं भाई। अकेला साहब, का काम इस सरकार ने किया है। इन्होंने वादा किया था कि किसानों की आय दोगुनी करने का काम करेंगे, और आज इनकी सरकार के इतने दिन बीत गए, तब आज जब से 2022 का चुनाव फिर आने वाला है, तब ये किसानों को फिर जुमलेबाजी करके और किसानों को गुमराह करने का काम करना चाहते हैं। ठीक है, ठीक। अकेला साहब बने रहिए हमारे पास। गजराज जी के पास चलें। गजराज जी, आपका पहला कमेंट। गजराज जी, अगर आपको आवाज मिल रही हो तो आपकी पहली प्रतिक्रिया। लगता है गजराज जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। वेद प्रकाश जी, दोनों आमने सामने है, सत्ता पक्ष और विपक्ष। सत्ता पक्ष कह रहा है कि इससे तकदीर बदल जाएगी किसानों की, विपक्ष कह रहा है कि भरमाने का काम कर रहे हैं, कोई वादे पूरे नहीं हुए। क्या कहेंगे आप? हम तो सबसे पहले आपको बधाई देते हैं कि आपने किसानों पे चर्चा शुरू की, क्योंकि आज जहां सारे चैनलों पे किसानों को लेकर के कोई बात नहीं हुई, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई है और के न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदीप जी, सबसे अहम मसला यह है कि हमें न विपक्ष से लेना देना है न सरकार से। माननीय प्रधानमंत्री जी जब घोषणा करते हैं तो हम किसानों को उनकी बात पे विश्वास क्यों नहीं होता है, असली मसला यह है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि अगर आपकी उपज आपके खेत में बिके तो आपकी आय दोगुनी हो जाएगी। यह इनकी दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है। आज तक सरकार यह नहीं बता पाई कि आखिर किसानों की आय है कितनी। अगर किसान की आय ही निर्धारित नहीं की गई है तो सरकार किस चीज को दोगुना कर रही है। दूसरी बात, अगर सरकार कह रही है कि आपकी उपज आपके घर से खरीद ले जाएंगी कंपनियां, तो क्या हम यह मान लें कि उत्तर प्रदेश के जो 44 जनपद गन्ना बाहुल्य हैं, अब हम किसान गन्ना छील करके खेत में तैयार करेंगे और चीनी मिल वाले आएंगे और गन्ना भर के ले जाएंगे? दूसरी चीज, साथ साथ क्या वो 3 दिन में भुगतान करेंगे? इसके साथ उन्हीं की सरकार, माननीय योगी जी ने आदेश किया कि 14 दिन में भुगतान होगा, प्रधानमंत्री जी कह रहे 3 दिन में भुगतान होगा। किसका चलेगा कानून इस देश में किसानों को लेकर के? कैसे मिलेगा किसानों को न्याय? क्या यह बात सरकार इंकार कर सकती है कि 6.8% किसान विकास दर थी जो घट के 2.4% पे आ गई है? ऐसी दशा में किसान की आय दोगुनी कैसे हो सकती? ठीक है, ठीक है। गौरव जी का रुक। गौरव मिश्रा जी,
तमाम सवाल विपक्ष उठा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना काल में जब सारी चीजें नीचे जा रही थी, तब देश का यही अन्नदाता था जिसने आपकी इज्जत बचाई थी, ऊपर गया था। जी, कि इस कोरोना काल में भी जीडीपी में अगर कृषि का योगदान देखें तो 5.2% है, सबसे अधिकतम है। उसके पीछे सबसे बड़ा जो रीजन है हमारी सरकारों की जो नीतियां रही हैं, इस कोरोना काल को बात नहीं किया गया, उसके लिए सारी सुविधाएं मुहैया कराई गई, उसको रोका नहीं गया। और जो लगातार सुधार के जो निर्णय लिए गए किसानों के पक्ष में, चाहे वो खाद का क्षेत्र हो, आज गन्ना किसान थोड़ा गौरव मिश्रा जी, थोड़ा क्रेडिट किसानों को भी, अन्नदाता को भी दे दीजिए, क्योंकि बिना कोरोना की परवाह किए उन्होंने खेती को आगे बढ़ाया। अनुशासन में रहते हुए, कोरोना के सभी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अपने कृषि उपज को बढ़ाए हैं। और गन्ना किसान की जहां तक बात है, हमारी ही सरकार है जिसने 1,08,000 रिकॉर्ड, इतिहास में आज तक कभी उत्तर प्रदेश के इतिहास में नहीं हुआ था इतना भुगतान। गौरव मिश्रा जी, 1,08,000 दिया है, लेकिन 13,000 करोड़ बाकी है अभी। और हम आज किसान पर ही बात करेंगे, गन्ने पर नहीं जाएंगे। सवाल ये उठता है, जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो अभी राकेश पटेल जी ने उठाई और वेद प्रकाश जी ने उठाई। किसान अपना भविष्य अनिश्चित मान रहा है। वो कह रहा है कि इसको ये मंडी खत्म करने का षड्यंत्र है। दिया कि बिल्कुल ऐसा ना समझा जाए, ना एमएसपी खत्म हो रहा है, ना मंडियां खत्म हो रही हैं। सिर्फ किसानों के लिए, कृषक भाइयों के लिए, बहनों के लिए नए एवेन्यूज, नए रास्ते खोले जा रहे हैं। यदि वो चाहे तो नहीं, गौरव मिश्रा जी, लेकिन किसान और विपक्ष इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। किसान ये कह रहे हैं, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा था कि रेलवे का निजीकरण नहीं होगा, लेकिन तमाम निजीकरण हो गए, 23 कंपनियां निजीकरण कर दी गई। हम निजीकरण पे अलग से आपसे चर्चा करेंगे प्रदीप जी, परंतु आज कृषक की जो स्थिति है देश में, खेती की जहां तक बात है, आप किसी भी क्षेत्र, ये उसी से जुड़ा हुआ मसला सर, क्योंकि किसान कह रहे हैं कि हमको पूंजीपतियों के हाथ में झोंक दिया जा रहा है। अनेक क्षेत्रों में चल रही है, चाहे आलू ले लीजिए, चाहे किसी भी क्रॉप को ले लीजिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग उसमें है। बिहार में चल रही है, नहीं, बिहार में चल रही है खाली कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात की गई है। जहां जिस फसल की बाहुल्यता है उस फसल में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात की गई है। साथ ही साथ छोटा से छोटा जोत का किसान भी अपने उपज को डायरेक्ट एक्सेस कर सके इनाम के माध्यम से। आज देखिए कितना कारोबार हो रहा है, चाहे वो ट्रेडर्स हो, चाहे वो किसान हो, आज बहुत आराम से उस पर व्यवसाय कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ले जाने के लिए, गौरव मिश्रा जी, जो बहुत ही मूल, गौरव मिश्रा, बहुत ही जो बेसिक सवाल है वो उनका ये है कि मंडियों को समाप्त कर दिया जाएगा, मंडी में टैक्स लगेगा, लेकिन जो बाहर सामान खरीदेगा उस पर टैक्स नहीं लगेगा, खेत से ही खरीद लेगा वो पूंजीपति। और इस तरीके से जो 1 रुपए का किलो आलू लेता है पूंजीपति, 20 रुपए का चिप्स का पैकेट देता है, तो वो तो अरबपति बन जाएगा, किसान वहीं का वहीं रहेगा। है पहली बात तो स्पष्ट कर दें कि मंडियां खत्म नहीं हो रही हैं। दूसरी बात आपको यह स्पष्ट कर दें कि किसान के पास ये, लेकिन विपक्ष आप पर एतबार नहीं कर रहा। ये बड़ा संकट का सवाल है, क्योंकि जब अविश्वास हो जाता है तो संकट खड़ा हो जाता है। खुद एक सहयोगी पार्टी शिरोमणि अकाली दल ने, उनकी एक कैबिनेट मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। परंतु एक बात स्पष्ट कर दें कि यही सरकार है जिसने 25 जिंसों को खरीदना चालू किया इस देश में। कितनी जिन्सें खरीदी जाती थी इसके पहले आप देखिए। एमएसपी इसी सरकार ने तय किया। A2FL का पूरा मूल्य। गौरव मिश्रा जी, आपने कहा था कि किसानों की आय 2 गुनी हो जाएगी, एमएसपी अभी तक 2 गुनी क्यों नहीं हुई? हमारी सरकार प्रत्येक साल एमएसपी में बढ़ोतरी कर रही है। नहीं बढ़ाया आपने, रिकॉर्ड खरीद। तो आप किसानों को गुमराह करने की बात कर रहे हैं। 3 साल लगातार हो गए और लगातार रिकवरी बढ़ रही है। आप लोग कह रहे हैं कि हम एमएसपी बढ़ा रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं। आप केवल सरकार केवल किसान को गुमराह करने का काम कर रही है।
भाई आपके शासनकाल में कितना 5,000 टन हो जाए बहुत बड़ी बात थी। हमारे सरकार में 5,000 टन भी खरीदते नहीं थे किसानों से। चाहे गन्ना हमारी सरकार में चाहे गेहूं की किसान हो, चाहे धान का किसान हो। आपने एक पैसा गन्ने का मूल्य नहीं बढ़ाया और लगातार चीनी की रिकवरी बढ़ रही है, तो आपको मूल्य बढ़ाना चाहिए था। आज बंगाल में एक किसान नए चीनी मिलों का निर्माण, पुराने चीनी मिल का क्षमता विस्तार ये हमारी सरकार ने किया है। ये नहीं की आवश्यकता है। को आपने बर्बाद करने का काम कर दिया। किसानों को 18 से 22 घंटे बिजली देने का काम इसी सरकार ने किया है। जो किसान सिंचाई के लिए ठंड से मर जाया करता था, आज घर में रहता है, उसकी सिंचाई होती है। बिजली आ ही नहीं रही है, नहरों में पानी आ नहीं रहा, आज किसानों को मिल नहीं रही है। वक्त एक ब्रेक का चला है, एक एक ब्रेक का चला है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के पर आएंगे तो चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री आखिर किस बिना पर कह रहे हैं कि ये जो 3 विधेयक हैं वो किसानों की किस्मत पलट कर रख देंगे। किसान सबसे ज्यादा खुशहाल और अन्नदाता सबसे ज्यादा धनी हो जाएगा। ये समझने की कोशिश करेंगे। क्यों नहीं किसान ये बात समझने के लिए तैयार है? क्यों वो कह रहा है कि वो पूंजीपतियों के हाथ की कठपुतली बन जाएगा? आखिर कौन सी वो बात है जो किसानों को डरा रही है, सता रही है? ये समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर होने की राह पर तीव्रता से अग्रसर हो रहा है और इसका मुख्य कारण है उत्तर प्रदेश सरकार का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में देश में नंबर 2 पे होना। उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट के सफल आयोजन के बाद देश विदेश के शीर्ष निवेशकों द्वारा 4.68 लाख करोड़ रुपए के MOU पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। विदेशी कंपनियों के रुख को उत्तर प्रदेश की तरफ करने के लिए ग्रेटर नोएडा में 100 एकड़ क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किया जा रहा है। लखनऊ समेत आगरा, गोरखपुर, कानपुर, वाराणसी एवं बरेली में IT पार्क की स्थापना अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। इन्हीं प्रयासों का नतीजा है कि विश्व की बड़ी कंपनियां जैसे पेप्सी और माइक्रोसॉफ्ट आज उत्तर प्रदेश में निवेश कर रही हैं। मैं प्रदेश के अंदर निवेश की सुरक्षा की पूरी गारंटी अपने सभी निवेशकों को दे सकता हूं। एक जनपद एक उत्पाद की योजना से बनारस की साड़ियां, नोएडा में गारमेंट, कानपुर का चमड़ा उद्योग जैसे अनेकों व्यवसाय फल फूल रहे हैं। प्रदेश के 8 लाख MSME इकाइयों को 22,296 करोड़ रुपए के अधिक का ऋण दिया जा चुका है। आने वाले हम 2 साल बहुत बढ़िया देख रहे हैं आत्मनिर्भर भारत के लिए। जैसे हमारा चाइना से नहीं हो रहा बिजनेस या वो है, तो अगले 2 साल हमें बहुत बढ़िया दिख रहे हैं। इसके अतिरिक्त 20,000 करोड़ की लागत का विश्व स्तरीय डिफेंस कॉरिडोर बनकर तैयार होने वाला है, जहां प्रदेश के 5 लाख लोगों को रोजगार मिल पाएगा। आज उत्तर प्रदेश के आत्मनिर्भर होने का मार्ग अब साफ हो गया है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गजराज जी तक आवाज नहीं जा रही थी, अब शायद तकनीकी समस्या का समाधान हो गया। गजराज जी, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि ये किस्मत बदलने वाले होंगे तीनों विधेयक, लेकिन आप लोग इस पर एतबार क्यों नहीं कर रहे हैं? प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि आप लोग इसमें राजनीति कर रहे हैं। जी गजराज जी,
गजराज जी, अगर आपको आवाज मिल रही हो तो आपकी पहली प्रतिक्रिया। गजराज जी तक अभी भी समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। राकेश टिकैत जी, प्रधानमंत्री जी लगातार कह रहे हैं, केंद्रीय मंत्री भी कह रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल यही है कि देश का प्रधानमंत्री कह रहा है तो आपको एतबार करना चाहिए ना। हमने तो उनका जो डिजिटल इंडिया कैंपेन है, हमने तो उसका भी समर्थन करा और हमने कहा साहब हमको भी उससे जोड़ दो। जो गन्ने का जहां पे बात हुई अभी, गन्ना भुगतान पे अभी भी 14,000 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश में बकाया है। हमने कहा कि हमको भी डिजिटल से जोड़ दो, देश का किसान भी डिजिटल इंडिया कैंपेन का मजा ले लेगा। लेकिन राकेश टिकैत जी, आप ये तो मानेंगे ना 16,000 करोड़ बकाया है, 1,06,000 करोड़ दिया भी तो गया है ना। देने का क्या मतलब रहा है भाई? हमने मान दे रखा है जो 14 दिन का जो एक्ट है, जो गन्ने का कानून है देश में, जो उत्तर प्रदेश में गन्ना कानून है, उसमें यह है कि 14 दिन में हम भुगतान देंगे। नहीं राकेश जी, हम इस पर बाद में चर्चा कर लेंगे कि गन्ना किसानों का क्या है। अभी मैं आपसे यह समझना चाह रहा हूं, प्रधानमंत्री जी साहब कह रहे हैं कि जब आपकी फसल आप कहीं भी बेच सकते हैं जहां आपको ज्यादा कीमत मिले, तो इसमें दिक्कत क्या है? देश में किसान पे पहले भी कोई पाबंदी नहीं थी, मैं पहले स्पष्ट कर देना चाहता हूं। देश का किसान को पहले भी वो पूरे देश में कहीं पे भी अपनी फसल बेचने की उसको आजादी थी, किसान के ऊपर कोई रोक देश में नहीं थी। पहली चीज तो ये स्पष्ट होगी कि ये कोई नया कानून नहीं लेकर आए। अब जो कानून लेकर आए हैं, हम अगर मंडी के अंदर, आप समझने की कोशिश करना, हम अगर अब मंडी के अंदर हम अपना माल बेचेंगे तो उस पर हमको टैक्स देना पड़ेगा। मंडी के बाहर, उसके गेट के बाहर जो दुकान है उस पर हम बेचेंगे तो टैक्स फ्री रहेगा। तो ये तो और फायदे की बात है ना। तो नुकसान क्या होगा? ये मंडियां धीरे धीरे, हमारा जो मंडी सेक्टर है ये हमारा पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा। व्यापारी ने दुकानें अपनी बाहर खरीद ली है, वो वहां से ही अपना माल खरीदेंगे, वहां पे स्टॉक करेंगे। जो स्टॉक लिमिट थी वो भी खत्म कर दी कि किसी को 1,000 क्विंटल अपने उसमें रखना गोदाम में, उसको 10,000 क्विंटल रखना, वो बिल्कुल ओपन कर दिया। आप कितना भी माल खरीदते किसी उसमें रखो। हमने ये कहा है कि सरकार एक चीज ले आवे कि जो एमएसपी है उसके नीचे पे कोई भी व्यापारी हो कहीं पे भी देश में खरीद नहीं होगी। एक ये कानून और क्लोज डल जाएगा हमारा। कम से कम हम जो हरियाणा और पंजाब में जो आंदोलन। राकेश टिकैत जी, आप बहुत छोटे से शब्दों में, गौरव मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में जो किसान मंच है उसके मीडिया प्रभारी हैं, आप सीधे उनसे सवाल पूछ सकते हैं। यही सवाल है कि एमएसपी का क्या होगा? आप एमएसपी को देश में लागू कर दो, एमएसपी से नीचे देश में खरीद नहीं होगी तो हर चीज को तो किसान झेल जाएगा। भाई एमएसपी का ये तो होगा कि उससे नीचे पे खरीद नहीं होगी, ना कोई व्यापारी खरीदेगा। और ठीक है, आप यही करवा दो। आप उसमें नहीं, टिकैत साहब को एक बात स्पष्ट करना चाहेंगे। किसानों की दो बड़ी समस्या है, तीन बड़ी बातें हैं। एक, मंडी खत्म हो जाएगी। दूसरा, होर्डिंग बढ़ जाएगी क्योंकि वहां पर आपने अनलिमिट कर दिया है, कोई लिमिट नहीं है। तीसरा, जो वो पहले भी कहीं भी बेच सकते थे, एमएसपी कह रहे हैं कि आप पूरे देश में इसको कानून बना करके लागू कर दीजिए। स्पष्ट करना चाहेंगे कि एमएसपी तो पहली बात समाप्त नहीं होने जा रही है, एमएसपी रहेगी और निरंतर एमएसपी में जो बढ़ोतरी होती रहती है। नहीं, वो कह रहे हैं कि इसको कानूनी अमली जामा पहना दीजिए। बात और स्पष्ट करना चाहेंगे कि भावांतर योजनाएं भी विभिन्न प्रदेश सरकारें चला रही हैं। जब दाम नीचे जाता है तो उसकी भरपाई भी की जाती है। उत्तर प्रदेश सरकार में भी इस तरह की योजनाएं चल रही हैं। हाँ, देशव्यापी स्तर पर आवश्यकता है इसको समझने की कि यदि नीचे जाता है मूल्य तो उस स्थिति में किसान की भरपाई कौन करेगा। तो उसकी भरपाई के लिए भी कई रास्ते, कई उपाय हैं। उस पर भी सरकार गंभीरता से भविष्य में भी विचार करेगी और ये निरंतर सुधार की एक प्रक्रिया। जब कोई कानून आता है तो उसके प्रॉस एंड कॉन्स रहते हैं, लेकिन उससे धैर्य बना करके, लेकिन जो भ्रम की स्थिति नहीं, गौरव मिश्रा जी, सवाल यह है कि जब अध्यादेश लाया जाता है, जब विधेयक सदन में पेश किया गया, क्यों नहीं सबके राय सहमति लेकर के इस पर काम किया गया जिससे कि खामियां हट जाती?
प्रदीप जी, ऐसा नहीं कि नया विषय है। पहले चूंकि कोरोना की वजह से सदन बैठा नहीं, उस पर चर्चा नहीं हुई, इसलिए अध्यादेश के रूप में आया है। ऐसा नहीं है, ये विषय पहले से चल रहा था और पंजाब में तो पहले से भी लागू है। कई सरकारें, कांग्रेस ने तो अपने मैनिफेस्टो में लिख रखा है इन चीजों को, तो ऐसा नहीं कोई नई चीज है। हाँ, किसानों को स्ट्रेंथन करने की बात है। यहाँ पे एक चीज समझने की जरूर आवश्यकता है कि जिस तरह से किसान संगठन इसमें लामबंद करने का प्रयास कर रहे हैं और कांग्रेस विशेष करके विपक्षी दल एक भ्रम की स्थिति सीए की तरह बनाने की जो प्रयास कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है, वो सही नहीं है। किसानों की जो प्रमुख दो मांगे हैं एमएसपी को फिक्स करने की, ठीक है, आएंगे आपके। गजराज जी, अगर आपको आवाज मिल रही हो तो गौरव मिश्रा जी से आप सीधे सवाल पूछ सकते हैं। गौरव मिश्रा कह रहे हैं कि आप लोग इसको भ्रम में डालने का काम कर रहे हैं। गौरव मिश्रा जी उस पार्टी के प्रवक्ता हैं जो झूठ के ऊपर आधारित है। 4 साल तक मोदी जी लोगों को बहकाते रहे, कोई किसानों की आय दुगनी नहीं की, रोजगार लोगों को दिया नहीं। नोटबंदी का जो मामला था, जो काले धन को अपने समाप्त करना चाहते थे, खुद भाजपा के लोगों का ही बात हो गई। बात ठीक है गजराज जी, वो सब बात हो गई। बात आज किसानों की कर रहे हैं। मोदी जी झूठ बोलते बोलते इतने मुंह मुकाम तक पहुंच गए हैं। रिकॉर्ड खरीद धान की दलहन की किसे क्या, और किसान पूरी तरह से त्रस्त हो चुका है। जिस माल को ये मंडी से बाहर भेजने की बात कर रहे हैं, आप मान लीजिएगा कि वह माल किसान लेकर नहीं जा सकता गुजरात में, बल्कि व्यापारी ही किसान के माल को लेकर गुजरात जाएगा। किसान के माल को व्यापारी लेकर जाएगा। इसमें किसान बिल्कुल ले जाने की स्थिति में नहीं है। सरकार ने दोगुनी आय करने का वादा किया। गजराज जी एक सवाल सुन लीजिए। एक सवाल ये है, भारतीय जनता पार्टी कहने की आपने, आपका जो मैनिफेस्टो था, उस मैनिफेस्टो में जो घोषणा पत्र था उसमें भी आपने इसकी चर्चा की थी और कहा था हम सरकार में आएंगे तो इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। बीजेपी हमेशा झूठे वादे करती है। आपके घोषणा पत्र में है ये, तरह किसान कर रहा है इस तरह में। घोषणा पत्र में है ये। गजराज जी आपके घोषणा पत्र में है ये, मैंने अभी नहीं देखा। जी कह रहे हैं ये, मैं नहीं कह रहा हूं, मैंने अभी नहीं देखा। खैर में इस टाइप की कोई बात नहीं है। मैं बता देता हूं क्या क्या है। गौरव मिश्रा जी जी, गौरव मिश्रा जी बता रहे हैं, आपको सुन लीजिए। दोहराने का काम कर रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट से सभी राज्य सरकारों के फूड एंड वेजिटेबल गजराज जी सुन लीजिए, गौरव मिश्रा जी बता रहे हैं क्या क्या है घोषणा पत्र में। मैनिफेस्टो में मार्केट सर्टिफिकेट एक्ट, जो मार्केट से जो इस पूरे चीजों को अपने मैनिफेस्टो के एक्ट में डाला हुआ है कांग्रेस ने। फ्री फ्रॉम ऑल रिस्ट्रिक्शन, बताइए भाई गजराज जी। करने का आग्रह या वादा कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में किया था किसानों से। जी गजराज जी बताइए, ये आपका घोषणा पत्र है। की हुकूमत बनती तो हम अपने मैनिफेस्टो को पूरा कर दे। बीजेपी ने जो भी मैनिफेस्टो जारी किया है, या बीजेपी जो भी कहती है, उसे आज तक पूरा नहीं कर पा रही है। ये मैं कहना चाहूंगा आपसे। अरे वो तो आप ही का काम कर रहे हैं सर। आपने जो वादा किया था उसको वो पूरा कर रहे हैं। पूरा कर रहे हैं, केवल तोड़ मरोड़ करके मिश्रा जी बता रहे हैं और बीजेपी तोड़ मरोड़ करके इसको पेश कर रही है। जी ठीक है। अकेला साहब आप कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं, गौरव जी से सवाल पूछ सकते हैं। कि एमएसपी का कानून क्यों नहीं बना दिया जाता, और दूसरा सवाल यह है कि जिस तरह रेल बेची जा रही है, जिस तरह भाजपा सरकार में देश की संपत्तियां बेची जा रही हैं, उसी तरीके से किसानों की खेती को इस अध्यादेश के बहाने बेच दिया जाएगा और इस देश का किसान पूंजीपतियों का गुलाम हो जाएगा और किसानों की जो पैदावार है वो बड़े बड़े उद्योगपतियों के भंडारों में कैद हो जाएगी
और उसके बाद यही किसान एक एक दाने के लिए, देश का नौजवान और किसान एक एक दाने के लिए पूंजीपतियों के दरवाजे खटखटाता रहेगा। और भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो सेठ साहूकारों की सरकार है, वे तो धन्ना सेठ बन जाएंगे, लेकिन देश का किसान तबाह और बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, अकेला साहब जवाब ले लेते हैं गौरव जी से। गौरव जी, चिंता इस बात की है कि देश का किसान पूंजीपतियों के हाथ की कठपुतली बन जाएगा। अभी गौरव जी को बता देना चाहता हूं कि किसानों के लिए हमारी सरकार ने, अरे सरकार पर बाद में बात कर लेंगे रामलाल अकेला जी, किसानों की बात आज कर लेते हैं। ठीक, गौरव मिश्रा जी, सबसे बड़ी चिंता इस बात की है। रामलाल अकेला जी जवाब ले लेते हैं, पहले जवाब ले ले रामलाल अकेला जी। गौरव मिश्रा जी, किसानों की चिंता यह है, विपक्ष भी ये चिंता जाहिर कर रहा है कि आप लोग कुछ बड़े पूंजीपतियों के हाथ में इन किसानों को गिरवी रख रहे हैं। आप ही से जवाब चाह रहे हैं गौरव मिश्रा जी। की आवश्यकता है। एक तो हमारी सरकार ने क्लस्टर बेस्ड खेती को बढ़ावा देने की बात की है। दूसरा, जो एफपीओज है, जो फूड प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस है, उसमें किसानों का ही हित सुनिश्चित रहेगा। और जब एफपीओज के माध्यम से जब निवेश आएगा, जब कारपोरेट का निवेश आएगा, तो टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट होगा, तकनीक के साथ हमारी नहीं, गौरव मिश्रा जी, आपकी सारी बात ठीक है। हमें सुन लीजिए, हमें जरा इस बात का भी जवाब दे दीजिए कि किसान अगर मंडी में नहीं बेचेगा तो उसको एमएसपी नहीं मिलेगी, और बाहर वो जो धन्ना सेठ बैठे हुए कैपिटलिस्ट हैं, वो एमएसपी के जब नीचे खरीदेंगे तो किसान क्या करेगा? हमारी सरकार ने ही A2 और FL पर एमएसपी तय किया और उस एमएसपी को भी बढ़ाने का काम किया। स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट थी उसके आधार पर ना भाई, सवाल ये इसका निपटारा कैसे होगा? और दूसरा सवाल ये भी है कि जो किसान इन पूंजीपतियों की मन से काम नहीं करेगा, पूंजीपतियों के कहने पर काम नहीं करेगा, उसके खिलाफ ये मुकदमा कर देते हैं। और इनके पास तो बहुत बड़े बड़े वकील रहते हैं जिनको 5-5 लाख रुपए एक हेयरिंग की फीस देते हैं। किसान कहां से लाएगा ये सब? एफपीओ जो है और ट्रेड एक्ट जो है उसके माध्यम से उनका हित सुरक्षित है। कोई भी इसमें जो कानून का उल्लंघन करेगा वो दंडित भी होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो हमारी पुरानी व्यवस्था है उसको छेड़ा नहीं गया है, वो एज इट इज उसी तरह कायम है और उसका भी अनुपालन। तो उसको एमएसपी को कानूनी अमली जामा क्यों नहीं पहना देते आप लोग? जब किसान कह रहे हैं कि एक सेंटेंस उसमें जोड़ दीजिए, तो उसमें जोड़ देने में दिक्कत क्या है? भरोसा जग जाएगा किसानों का। आप देखिए 2020 की अगर हम बात करें, 19-20 की, तो हमारा धान का लक्ष्य सिर्फ 50 लाख मीट्रिक टन खरीद का था, वो 53 लाख मीट्रिक टन पहुंच गया है। हमारी सरकार जो है सभी कीमतों को खरीद रही है। नहीं, वो तो अन्नदाता कर ही रहा है। वो तो कोरोना काल में भी अपनी जान की चिंता ना करते हुए भी किया। सारा सेक्टर जिस समय बैठ गया, देश की जीडीपी जब -23.9% हो गई, तब भी कृषि एक ऐसा सेक्टर था जिसने आगे बढ़ के आपको सांत्वना दी। वेद प्रकाश जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे? जी शास्त्री साहब। एक बात गौरव मिश्रा जी, आप समझ लीजिए कि जो आप कह रहे हैं कि 50 लाख कुंटल का जो लक्ष्य था और 56 लाख कुंटल खरीदा गया, उसमें आपके अधिकारियों ने भ्रष्टाचार किया और आपके मुख्यमंत्री के आदेश पर उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई और आज भी वो कार्रवाई चल रही है। क्या आप इसके लिए भी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं? आप अपने भ्रष्ट अफसरों के लिए भी? नंबर 1। नंबर 2, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपकी सरकार आने के बाद किसान जो केसीसी ऋण लेता था, उसकी जमीन बंधक बनाने का कानून तैयार किया गया। पूर्ववर्ती सरकारों में यह कानून नहीं था। यह किसानों की आय दोगुनी करने का तरीका है आपका। आप जो अनुदान हमें देते हैं उसके ऊपर आप 28% जीएसटी लेते हैं। जवाब ले लीजिए जी। आप जरा बताइए क्या है ये? दुरुस्त करिए। और हमारी सरकार इस कोरोना काल में किसान सम्मान निधि को, मुझे जानकारी है और मेरे पास दस्तावेज भी है। आपके अधिकारियों ने जो बेईमानी की और जो भ्रष्टाचार किया,
उसको उजागर करने वाला राष्ट्रीय किसान मंच था, और अभी भी जो हमने उजागर किया है उसका भी दस्तावेज लेकर के आया हूं। ये कागज है, आप समझ लीजिए किसानों के साथ, आप समझ लीजिए किसानों के साथ आपके अफसर क्या कर रहे हैं। और मैं ये उस विभाग की बात कर रहा हूं जो विभाग स्वयं मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं, और आप बता रहे हैं किसानों के साथ न्याय होगा। आप ये दस्तावेज देखिए, ये दस्तावेज, और जिलाधिकारी सीतापुर से पूछिए कि जिला सीतापुर में क्या किया है उनके अफसरों ने, और उसके बाद आप हमसे बात करिए। मेरी जानकारी दुरुस्त है और आप लोगों को जानकारी नहीं है, आप केवल किसान को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। ये दस्तावेज मेरा नहीं, ये दस्तावेज आपके सीतापुर जिलाधिकारी द्वारा मेरे पास भेजा गया है, वो मैं आपको दिखाने के लिए लेके आया हूं। मुझे मालूम था आप गुमराह करेंगे हमको, लेकिन जरा इस कागज को भी देख लीजिए आप। अब जवाब ले लीजिए जी। अभी आपने कहा कि हमने किसानों को 3000 करोड़ रुपया कर्जा देने का काम किया, कोई एहसान कर दिया? बड़े बड़े उद्योगपतियों को, अदानी और अंबानी को 58,000 करोड़ रुपया आपकी सरकार ने कर्जा देने का काम किया, और किसान भगवान को आप 3000 करोड़ कर्जा दे करके आप एहसान जताना चाहते हैं? हमारी सरकार की आप बात करते हैं? आप तो किसानों को आप किसानों के हित कैसे करते होंगे? आप चीनी मिल को बेचते हैं, चीनी मिलों में भ्रष्टाचार करते हैं। आप किसानों के हित में हमारी सरकार ने चुंगी माफ किया, नहरों में फ्री पानी देने का काम किया, हमने 20 घंटे किसानों को बिजली देने का काम किया। ठीक है रामलाल अकेला जी, राकेश टिकैत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। पार्टी के लोग ही कर सकते हैं। रामलाल अकेला जी, जरा राकेश टिकैत जी का रुख कर लेते हैं। राकेश टिकैत जी, आप, गौरव मिश्रा जी ने आपकी एक एक बात का जवाब दिया, क्या अभी भी आपके मन में कोई शंका है? अगर है तो आप उसका निराकरण ले सकते हैं। जैसे एक्ट जो बना था, जो बिल आया था, उसमें कांग्रेस की पार्टी थी और स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैन सुमित्रा महाजन थी, वो बीजेपी से थी। हम दोनों पार्टी के लोगों से किसान संगठन बात करते थे और पूरा बिल, एक बहुत बेहतरीन बिल वो लेकर आए। तो इसमें भी जो बिल ये आए, इसमें अगर कोई इस तरह के बिल लेकर आने हैं तो सारे पॉलिटिकल पार्टियों से सलाह मशवरा करना चाहिए, उसमें बैठना चाहिए। राकेश जी, सवाल यह है कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी यह था, आपने तब इसका विरोध क्यों नहीं किया? जब लागू होगा तो विरोध तो जब भी होगा ना। मैनिफेस्टो में अगर लागू होता और उनकी सरकार आती तो विरोध होता। हमसे पूछा किसने गया है जी, वो उसमें कोई डाल रहा है तो कोई थोड़ा रहा, कोई वो तो जिसकी सरकार आएगी उसको चाहिए कि वो सब लोगों से बैठ कर एक बिल ऐसा तैयार करें जिससे किसानों को फायदा हो। जब तक देश में नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी नहीं बनेगी, देश में है क्या कि 18 मिनिस्ट्री है जो एग्रीकल्चर सेक्टर को देखती है। जैसे विदेश मंत्रालय, अगर देश में दालों की कमी होगी तो विदेश मंत्रालय दालें बाहर से मंगा लगा। यहाँ पे ये नहीं देखता रहा कृषि मंत्रालय। राकेश जी, ये सारी बातें हो गई, समय चूंकि कम बचा है, अब ये बता दीजिए कि अगर इस बिल में आपकी मांग पूरी नहीं हुई तो आगे आपकी रणनीति क्या होगी? नहीं होगा तो विरोध करेंगे और इनको इस तरह के बिलों में संशोधन करना पड़ेगा, उसका 2 साल बाद में करना पड़ेगा। जैसे जो फसल बीमा योजना थी उसमें भी संशोधन सरकार ने करा है, अगर वो गलत था और कंपनियों को फायदा हुआ तो उसमें संशोधन हुआ। इसमें भी जब ये पता चलेगा कि नुकसान हो रहा है और मंडी हमारी बर्बाद हो रही है तो ये उसको वापस लेंगे। मतलब ये खेल चलता रहेगा रामलाल अकेला जी, अगर इसमें संशोधन नहीं होता तो पार्टी आपकी क्या करेगी आगे, क्या रणनीति होगी? अगर किसानों की हक की लड़ाई लड़ने का काम करेगी और पूरे उत्तर प्रदेश में किसानों की भलाई के लिए अखिलेश यादव जी ने मंडियों का जाल बिछाने का काम किया था। किसान उसमें जाएगा, किसान अपनी पैदावार उसमें लेकर के जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पूंजीपतियों को बढ़ावा देने के लिए मंडियों को समाप्त करने की एक चाल अध्यादेश के बहाने चली है। समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की
जो चाल चली गई कानून लाया है, जो किसान विरोधी कानून है, इसे किसी कीमत पर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और किसानों के हक में हम सड़कों पर किसानों के हक की लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। और गौरव भाई से एक बात और कहना चाहता हूं कि अगर किसानों के हितैषी हैं आप, तो लॉकडाउन के अंदर, कोरोना के अंदर आप दुनिया की रियायतें उद्योगपतियों को, करोड़पतियों को दे रहे हैं। अरे किसानों का बिजली का बिल ही माफ कर दो, किसानों का थोड़ा सा कर्जा माफ कर दो। ठीक है, ठीक है, आपके लिए राजनीति का भी कुछ मुद्दा छोड़ना पड़ेगा ना, वरना तो आपकी राजनीति कैसे चमकेगी। आएंगे आपके पास। रामलाल अकेला साहब, आपका समय समाप्त हो गया है। गजराज जी, गजराज जी, क्या आपको आवाज सुनाई पड़ रही है? गजराज जी, अगर आपको आवाज सुनाई पड़ रही हो तो आपका अगला कदम क्या होगा? नहीं पहुंच पा रही है हमारी गौरव मिश्रा जी तक, आवाज नहीं पहुंच पा रही है हमारी। गौरव मिश्रा जी, नहीं, वेद प्रकाश जी के पास। वेद प्रकाश जी, क्या करेंगे अब आप लोग आगे? देखिए विश्वकर्मा जी, हमारा तो आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि इस कानून को वापस ले और कानून बनाया जाए, कानून की चर्चा की जाए, लेकिन कम से कम हम किसानों को उसमें सहभागी तो किया जाए, संगठनों को बुलाया जाए और बात की जाए। अगर सरकार ने इस कानून में कोई बदलाव न किया और इसमें संशोधन न किया तो हम निश्चित रूप से लोकतांत्रिक तरीके से सड़कों पर उतरेंगे और इसका विरोध करेंगे। अपने उसको बचाने के लिए हमें जो भी करना होगा वो हम करेंगे, यही हमारे पास विकल्प होगा और कोई तरीका नहीं। वैसे मैंने पत्र भी लिखा प्रधानमंत्री जी को कि उस पर पुनर्विचार करें। ठीक है गौरव मिश्रा जी, अगर इसमें संशोधन नहीं हुआ तो ये लोग सड़कों पर उतर जाएंगे, मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि 3 राज्यों में चुनाव है, अभी बिहार, फिर बंगाल, उसके बाद उत्तर प्रदेश। पक्ष की हई है, जो मुद्दा विहीन है उसको मुद्दा चाहिए, उस खोजता रहता है। लेकिन एक बात हम आपको बताना चाहेंगे प्रदीप जी, टिकैत जी ने एक बात सही कही कि कोई भी एक्ट आता है, कोई भी कानून आता है तो उसको स्वीकार करने की आवश्यकता होती है और संशोधन भी समय समय पर होते हैं और सरकारें की भी है, ऐसा नहीं है, चाहे विपक्ष की सरकार हो या कोई भी सरकार हो, आवश्यकता अनुसार उसमें संशोधन भी किया जाता है। एक तरफ हमारी सरकार मंडियों का आधुनिकीकरण कर रही है, इनाम जैसी मंडी का सृजन कर रही है, उसको बढ़ावा दे रही है और वहीं किसानों को और एक्सेस दे रही है बेहतर मूल्य प्राप्त करने के लिए। गौरव मिश्रा जी, जो लोगों की आशंका है वो आशंका ये है कि कुछ बड़े पूंजीपतियों के हाथ में सब कुछ सौंप दिया जाएगा और यह अन्नदाता फिर लाचार होकर के पड़ा रहेगा। वही यूं ही अन्नदाता आत्महत्या कर रहा है, उसकी हालत और भी खराब हो जाएगी। देश में ऐसा कानून था कि जो अधिया पे खेत जोतता था वो एक समय के बाद उस खेत का मालिक बनने का हकदार रहता था। इस कानून को खत्म कर दिया गया। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आता है, कोई भी कारपोरेट ग्रुप आता है। ठीक है, ठीक है। राकेश टिकैत जी, आपका फाइनल कमेंट। बातचीत करने और उसके भूषण भी होता है, लेकिन इसमें राजनीति करना यह दुर्भाग्यपूर्ण है विपक्ष के द्वारा। तो मंडियां हैं, जैसे कहा है कि मंडी में अपना माल बेच लेंगे, जब मंडी के बाहर टैक्स फ्री होगा और मंडी में टैक्स देना पड़ेगा तो किसान खुद ब खुद मंडी में आएगा नहीं। मंडी में छोटा किसान जो के पास ये ऑप्शन रहेगा कि वो कर मुक्त तरीके से अपना उत्पाद बेच सके। इसमें ये है कि आप मंडी को भी टैक्स फ्री आप कर दो तो किसान के पास में ऑप्शन रहेगा कि वो मंडी में जाएगा या बाहर बेचेगा। तो ये करना पड़ेगा, कुछ संशोधन है वे आपको करने चाहिए। उसमें आपके किसान लोग हैं सारे, जितने उसकी समस्या है तो वो सुननी चाहिए। भाई आपकी सरकार है तो आपके लोग। गौरव मिश्रा जी, जो अभी तक 2 सवाल बड़े निकल के आ रहे हैं, क्यों नहीं ऐसा हो जाता कि अगर बाहर भी पूंजीपति किसानों से खरीदे अन्न उनका तो उस पर भी टैक्स लगे और वो एमएसपी से कम पर ना खरीद पाए? ये बात है ना, को भी टैक्स फ्री करो, मंडी भी टैक्स फ्री हो। हम बाहर टैक्स लगाने की बात नहीं करते, हम मंडियों को भी टैक्स फ्री करने की बात करते हैं। नहीं, एमएसपी को फिक्स करने की एक बात उठी है, एक महत्वपूर्ण जो प्रश्न उठा है एमएसपी को फिक्स करने की बात। लेकिन बहुत से प्रदेशों में भावांतर योजनाएं भी चल रही हैं। जब मूल्य नीचे जाता है तो उसकी भरपाई सरकार करती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और कहीं ना कहीं
सरकार ने भी आश्वस्त किया है कि एमएसपी को लेकर के बिल्कुल चिंतित रहने की आवश्यकता नहीं है, ना एमएसपी कम होने वाली है, और यदि कम होती है तो उसको भावांतर योजनाओं के तहत उसको भरपाई भी की जाएगी। तो इस तरह का भ्रम पैदा करना, और एमएसपी को यदि कानूनी अमली जामा पहना दिया जाए कि नहीं ये रेट फिक्स रहेगा, इससे नीचे नहीं बिकेगा, तो फिर प्रश्न उठता है कि फिर उसमें सरकार बढ़ोतरी किस प्रकार से करेगी जब आप एक बार फिक्स कर दे रहे हैं। तो सरकारें, तो हमारी सरकार जब से आई है एमएसपी में लगातार बढ़ोतरी कर रही है, ये भी रिकॉर्ड है। भावांतर जहाँ पे मध्य प्रदेश में हो गया, वहां पे जब भावांतर की योजना आई तो व्यापारियों ने माल उतना ही नीचा कर दिया वहां पे मार्केट, और उसमें व्यापारियों को फायदा हुआ। ठीक है, खरीद नहीं होगी, जनता अपनी व्यवस्था अपने आप कर लेगी। ठीक है राकेश टिकैत जी, समय समाप्त। वेद प्रकाश जी, जल्दी से फाइनल कमेंट आपका। हमारी एक बात साफ है कि सरकार हमको, अगर सरकार ये लागू करती है तो हमारी एमएसपी भी फाइनल कर दे कि इससे कम रेट के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी माल खरीदा नहीं जाएगा जी। केवल हमारी इतनी सी मांग है, अगर सरकार ऐसा नहीं करेगी तो हम आंदोलन करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, बहुत शुक्रिया। एक और प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि किसानों को एतबार होना चाहिए, और मैं कह रहा हूं कि किसानों का भविष्य उज्जवल होगा इससे, इन 3 अध्यादेशों से, और जो अब बिल के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं ये किसानों की किस्मत पलटकर रख देंगे। लेकिन किसान और विपक्ष इनको इस बात पर एतबार करने के लिए तैयार नहीं है। किसान कह रहे हैं कि अगर हमारी बात नहीं मानी गई, एमएसपी को अगर कानूनी अमली जामा नहीं पहनाया गया तो वो सड़कों पर उतर जाएंगे और फिर सरकार दिक्कत में आ जाएगी। तो ये बड़ा विकट समस्या उत्पन्न हो गई है कि लोग अब एतबार करने के लिए नहीं तैयार हैं, जबकि मुझे लगता है कि कम से कम प्रधानमंत्री की बात पर विश्वास किया जाना चाहिए। जब वो कह रहे हैं कि इससे किसानों की किस्मत बदलेगी तो वो कुछ जरूर सोच समझ के कह रहे हैं, लेकिन किसान क्यों नहीं तैयार हो रहा, विपक्ष क्यों राजनीति कर रहा है, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया।